गुड आफ्टरनून। आज मैं थोड़ा समय से पहले क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा वक्त का कमी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मैं बहुत धांसू चैप्टर लेकर के आऊँ जो एनटीपीसी के लिए बहुत ही प्रमुख है। आज मैं लाया हूँ आपके सामने प्रकाश या ऑप्टिक्स या लाइट चैप्टर का मामूली सवाल जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाँ दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, सबको मैं बता देता हूँ कि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर होता है भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जिसका कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि सब बच्चे अधिक से अधिक तैयारी में लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं, मेरा क्या कोशिश रहा इस बार चैप्टर वाइज करने का। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा आप मेरे चैनल पे, तो चैप्टर वाइज मैंने सारे कंटेंट को दिया हुआ है। जिस चैप्टर में थोड़ी सी भी परेशानी हो आप जरूर उस वीडियो को देखें, जरूर क्वेश्चन को देखें। हमने कोशिश करी है कि बच्चे को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को मैं उस वीडियो के अंतर्गत करा देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि आपका जहाँ भी दुविधा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ फंसते हैं, उस सवाल को मैं इस वीडियो में ले ही आता हूँ। आज बहुत मामूली सवाल करवाएंगे, आपको बस यही चेक करना है कि ये सवाल आपसे बनते हैं कि नहीं। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। जस्ट जरा चेक कर लीजिए व्हाट्सएप वेव्स। ठीक है, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो रहता आप लोग के साथ, कितना अच्छा क्लास लेता, बहुत मज़ा आता। लेकिन अब क्या करूँ कि मैं थोड़ा दूर हूँ, तो जितना ही सही उतना मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो देख लें और उनको लाभ मिल जाए। तो मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ हमेशा। न्यू ईयर भी आने वाला है, अब नया साल में आप लोगों को आपका जो ड्रीम है वो मिल जाए, ऐसी शुभकामना मैं पहले से ही देता रहा हूँ और जम के दे रहा हूँ आशीर्वाद, जो आप पहुँच जाओ अपनी मंजिल पे। खूब जोर लगा के मेहनत कर रहे हो, मुझे मालूम है। और आज का क्वेश्चन है वो प्रकाश चैप्टर पे है। प्रकाश चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि आपका ये बात है कि हर एक पूरे फिजिक्स का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन ढूंढने पड़ते हैं। तो अभी प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लेकर आएंगे हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और ताप, जो एलपी सीबीटी 2 में खलबली मचा दिया था। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि और डीप पढ़ना था, और डीप पढ़ना था। कितना डीप पढ़ेंगे, सब पढ़ा दूंगा मैं। तो अब उसके बाद फिर पदार्थ के गुण लेकर के आऊँगा। ध्वनि चैप्टर बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिक्कत करता बच्चों को, इलेक्ट्रिसिटी का 4-5 लेक्चर में लूँगा, इसलिए सबके सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख लें, क्योंकि मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ, कोई पेड क्लास कभी नहीं होगा। जितना भी मदद होगा, मैंने किताब के दाम भी बहुत कम रखी है, मात्र 75 रुपये किताब है, कहीं कहीं 70 में भी मिल रही है ऑन रिक्वेस्ट। तो बच्चे क्या करें, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, मुझे भी फीडबैक अच्छा मिला, मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली, जो भी मिला तारीफ ही मिला। तो आप जो है सो, चूँकि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट में पूरा का पूरा टकराया है, तो मैं तो शिफ्ट 1 से 28 तारीख के शिफ्ट 1 से शुरू करूँगा। कौन कौन से क्वेश्चन मेरे सेट से मैच हो रहे हैं। मेरा पूरा उम्मीद है कि ये काफ़ी प्रभावी किताब है जो आपका नंबर बढ़ाने में सहयोग करेगा। आपका सामने है लाइट चैप्टर टेस्ट 1। टेस्ट 1 का मतलब ये है कि लाइट का टेस्ट 1 है, टाइप 1 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग लाइट का टेस्ट 2 ही लाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपके पास हमारे लाइट चैप्टर में जो पढ़ने होते हैं वो 2 प्रकार के दर्पण पढ़ने होते हैं। एक दर्पण पढ़ने होते हैं समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण से भी गिने चुने 12-13 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और उसके बाद होता है गोलीय दर्पण। 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। दर्पण इतना ही पढ़ना है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। हालांकि वर्गीकरण 2 ही भाग में किया गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का फिर 2 टाइप होता है, अवतल और उत्तल। उसी पर हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। आपके सामने है, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। देखो, काल्पनिक जितने भी प्रतिबिंब होते हैं उसको काल्पनिक वास्तविक में अंतर अगर सीखना हो, यही सीखना है कि काल्पनिक को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, वास्तविक को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो भी वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा, काल्पनिक जो भी बनेगा वो सीधा बनेगा। तो आते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। समझना जल्दी से कि समतल दर्पण जो होते हैं, समतल दर्पण, इसको अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं।
प्लेन मिरर कहते हैं। इसकी आकृति हम इस तरह से बना सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह जो है वो देखो दूसरी तरफ पेंट किया हुआ है, परावर्तक सतह इसका पेंट किया हुआ नहीं है, लेकिन ये सीधा है। सीधा हो मतलब कहीं वक्र नहीं है, कहीं वक्र नहीं है, इसका मतलब इसका फोकस हो गया अनंत। इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी, ये भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और इसके बारे में ये समझना है कि ये यदि प्रतिबिंब यहाँ पर है वस्तु रखी हुई, यहाँ पर अगर वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर अगर वस्तु रखी हुई ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, पीछे बनेगा प्रतिबिंब। मान लो ये प्रतिबिंब है, पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा और ये सीधा बनेगा, आकार बराबर होगा, आकार बराबर होगा, दूरी समान होगा। यही क्वेश्चन आता है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर होगा, दूरी समान होगा, फोकस दूरी अनंत होगी, वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं, आंसर होगा काल्पनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। सीधा बात है, आप लोग तो डायरेक्ट 2 से गुना करते हो, सही भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट से भी आएंगे 2 से ही गुना करना। अभी ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। सीधा 2 से गुना करो, 4 डिग्री से गुना कर दिया तो 4 दूनी के 8 से घूम जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं सोचना और कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण से अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि आपेक्षिक वेग काम करता है। अगर 2 वस्तु एक ही दिशा में आएगी, क्योंकि हमको पता है कि ये दर्पण अगर है, यहाँ से वस्तु अगर भी वेग से जाएगी तो प्रतिबिंब भी यहाँ है तो यहाँ है, अगर यहाँ आ जाएगी तो जब वस्तु यहाँ आ जाएगी तो वस्तु यहाँ, ये भी इधर खिसक के चली जाएगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कहने का मतलब ये भी वेग से चलेगा, है ना। तो दोनों यदि एक वेग ऐसा भी है, ऐसा है, और एक वेग ऐसा भी है, दोनों एक दूसरे की तरफ होगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा। 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है तो वस्तु को कैसा लगेगा, प्रतिबिंब कैसा आ रहा है, 8 मीटर से, क्योंकि जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण को कितना दोगुना करना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति जितना लंबा है उसकी आधी चाहिए। जैसे h मीटर का आदमी है तो समतल अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने समतल दर्पण कितना होना चाहिए, h/2 होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। तो व्यक्ति कितना लंबा है, 1.5 मीटर है, तो दर्पण कितना होना चाहिए, 0.75, 0, क्योंकि आधा करना है। h व्यक्ति की लंबाई है अगर, तो h/2 अगर दे देंगे तो हमारा समतल दर्पण यदि h/2 होगा तो पूरी लंबाई को देख पाएगा। इसलिए हम क्या किए, इसमें से 2 से भागा दिए हैं, 2 से भागा देने से आपका आंसर निकल के 0.75 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे होते हैं, तो कोई साइड मिरर हो तो हम लोग उपयोग पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग पता है कि हम लोग का हजामत बनाने में बड़े अवतल दर्पण का, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं डॉक्टर दंत चिकित्सक होता है, नेत्र के डॉक्टर होते हैं, या घड़ी ठीक करने वाला होता है। प्रतिबिंब का आकार बराबर, अवतल दर्पण 4 अक्षर का, उत्तल दर्पण 3 अक्षर का। ट्रिक से भी जाते हैं तो 4 जो बड़ा लगता है उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम लोग बताते हैं कि जो बड़ा वस्तु को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेकिन जो पीछे देखने वाली बात है, पीछे हमको दूर की वस्तु को स्पष्ट देखना है तो हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम मोटर गाड़ियों के चालक के सामने दर्पण होगा, वो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, इसलिए इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। समझ गए। अब ये समझना है कि अब मैंने एक एग्जांपल और हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, उत्तल दर्पण का प्रयोग 2 चीज़ में हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं, ये आपके जानने लायक बात, क्योंकि आपकी जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ वो दिखता नहीं है, मुझे दिखा है। मैं यहाँ पर जब मैं कभी कभी घूमने के लिए मिरिक जाता हूँ, कभी कभी पहाड़ी एरिया में कलिम्पोंग जाता हूँ, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, तभी मुझे घूमने का मौका मिलता है। सैटरडे संडे किसी दिन दोस्तों के साथ जाता हूँ बाइक से, तो मैंने देखा जहाँ टर्न होता है वहाँ पे परावर्तक लैंप लगा रहता है। आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरे पास फोटो है, मैं किसी दिन दिखा दूंगा, मोबाइल मेरे पास सामने नहीं है, टाइम लग जाएगा। यकीन मानिए कुछ इस तरह का होता है। वो एक गोला सा रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, ये उभरा हुआ ऐसे करके उभरा हुआ रहेगा, गोला सा रहेगा ऐसे करके उभरा हुआ रहेगा, यहाँ रोड के किनारे में रहेगा, किनारे में। इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक लैंप, परावर्तक लैंप बोलते हैं। ठीक है ना, परावर्तक लैंप यानी टर्न पर व्यक्ति को दिखा देता है कि सामने में से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग, परावर्तक दर्पण
या लैंप कह दीजिए, लैंप में प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात हम लोग किस में करते हैं, साइड मिरर में, साइड मिरर पश्च दृश्य दर्पण में करते हैं। समझ गए ना, ये रहेगा। इसकी तस्वीर थी तो मैं क्या करता, मैं जब जा रहा था ना, मैं गाड़ी रोक करके मैं क्लास लेता था तो उदाहरण दे नहीं पाता था बच्चों को, तो बहुत लोग बोलते थे स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। वो नहीं था, परावर्तक सतह बताने, परावर्तक लैंप बताने के लिए सड़क के किनारे लगे परावर्तक सतहों के बीच में, तो परावर्तक सतह मुझे दिख गया तो मैं उसका स्क्रीन स्नैप लिया, रुक करके गाड़ी की फोटो ली, फिर जाकर बताया कि ये आंसर होता है। समझ गए, तो ये दोनों में उत्तर लेंस होगा, बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि जब भी अभिसारी मतलब हुआ कि आना, प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, आपतित हो रही है। ठीक, अपसारी मतलब बिखरना होता है, अभिसारी मतलब आना होता है, एक जगह आना होता है, एक जगह आना होता है, इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी। ठीक है ना, तो अभिसारी जो होते हैं जो आते हैं, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, निश्चित रूप से अगर समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण अगर देख लिया तो डेफिनेटली ये काल्पनिक बनाएगा, दर्पण के पीछे बनाएगा, सीधा बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा। तो खोज लीजिए, वास्तविक दर्पण के आगे गलत है, समतल दर्पण तो गलत है, काल्पनिक दर्पण के पीछे ये सही है, उल्टा तो होगा नहीं, सीधा बनाएगा, उल्टा तो होगा नहीं, सीधा बनाएगा। समझ गए क्वेश्चन का आंसर कैसे छाटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का, उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे, ये आपका उत्तल दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ से देखिए प्रकाश किरण कोई दो किरण का नियम, प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार कोई दो नियम से जहाँ कटान बिंदु होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ये आप भी जानते हैं। तो चलो ये वस्तु है, वस्तु को हम लोग यहाँ जाते हैं तो एक फोकस से निकलती हुई चली गई, ये फोकस है, और एक किरण को लाते हैं यहाँ से डॉट इसलिए दिखाते हैं काल्पनिक है, ये आपका वक्रता त्रिज्या से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई, तो जहां पर ये मिला है वही आपका प्रतिबिंब है, जहां पर ये मिला है वही आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो देखो ये प्रतिबिंब बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, तो छोटा बनाया, सीधा बनाया, दिखता नहीं, ये तीर ऊपर है, और कैसा बनाया, वस्तु से छोटा बनाया, सीधा बनाया, और कैसा बनाया, काल्पनिक बनाया। तो ये उत्तल दर्पण जो होते हैं, उत्तल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स दर्पण और लेंस में अंतर है, तो गलती मत करना सबको, ये मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेंस होगा जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा, तो ठीक आंसर क्या लगेगा, हमेशा सीधा और काल्पनिक, उल्टा का बात ही नहीं करेंगे, सीधा वास्तविक का बात नहीं करेंगे, उल्टा का बात नहीं करेंगे, आंसर एक, हमेशा सीधा और काल्पनिक बनेगा। इजी क्वेश्चन अब तक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की चाल किसने खोज की थी, प्रकाश की चाल रोमर ने खोज की थी। रोमर ने निर्वात, यानी कि निर्वात बोले तो वैक्यूम में खोज की थी। वैक्यूम में प्रकाश के वेग का पता लगाया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको याद रखना, 9 है गलत, 10 है गलत, 7 है गलत, 8 सही। नेक्स्ट, समझ रहे हैं ना, देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी निकल के सामने आ गए। टाइप 1 है, और टाइप 1 में अगर मैं सिर्फ भारी घुसा दूंगा तो आप किस लिए पढ़ोगे, आपका जो सिलेबस है उसे पढ़ो, इसी को पढ़ो, पूरा कंटेंट वीडियो देख करके आगे निकलो। ठीक है ना, इसी तरह से सारे चैप्टर में किए हैं। आप लोग क्या करो, जो भी लोग देर से जुड़ रहे हो कोई बात नहीं, आप जो है सो सारे चीज़ को देखते हुए चले जाइए, हो जाएगा आपका। बाद में पछताइएगा जो कि सर ने तो कराया था वीडियो में, सर का वीडियो हम देखे ही नहीं, तो वो आपको बाद में पश्चाताप कराएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, इमेज माने होता है प्रतिबिंब, और बिंब, प्रतिबिंब हुआ तो हुआ तस्वीर, और बिंब मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जैसे, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हिंदी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम घबराते काहे हो। हाइट प्रतिबिंब, हाइट बिंब कहता है। इसके अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसके अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, इसके अनुपात को हम लोग आवर्धन करते हैं, अंग्रेजी में इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक वस्तु के लिए जो आवर्धन होता है पॉजिटिव होता है, काल्पनिक के लिए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है, प्रतिबिंब बराबर। समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन को हम लोग शॉर्ट में एम लिखते हैं, देखते हैं यहाँ एम है, एम। तो समतल दर्पण का एम कितना हो जाएगा, 1। अवतल दर्पण का, क्योंकि वो छोटा बड़ा और बराबर तीनों बनाता है, इसलिए बराबर 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 तीनों होगा। उत्तल दर्पण का बात करोगे तो उत्तल दर्पण जो होते हैं उसका हमेशा छोटा बनाता है, इसलिए 1 होगा। तो समझने वाली बात है कि इस सब चीज़ को अगर आप समझ में नहीं आता है तो आपको दिक्कत करेगा एग्जाम में, इसलिए आपको एकदम से समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पूछता है, कहाँ से आता है क्वेश्चन। आवर्धन वगैरह तो सब कुछ एकदम कंटेंट बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना कि स्लिप करेगा, है ना, वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, वो ये होता है, वो ऐसे होता है। समझ लीजिए जब भी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को आप छांट पाते हो तो तैयारी 50% बस हुई थी। प्रैक्टिस यदि रहेगा तो कॉन्फिडेंट से आंसर रहेगा, इसलिए मोर प्रैक्टिस इज नीडेड, ग्रुप स्टडी इज नीडेड। और आप समय बर्बाद कर रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ नहीं जो हमेशा आपको बताते रहूँ। अभी भी क्या करना है, टाइम टेबल को अच्छे से बनाना है, समझ गए। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जो स्कोरिंग पेपर है, उसको एकदम ज़्यादा ध्यान देना है। मैं अगर लुभाता हूँ, बहुत सारे डायलॉग आपके सामने मारता हूँ, तो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन जितना है उतना ही, बस वीडियो को लाइटली देखिए सारे को और हो गया। हमारे सपने मत देखो, अभी सपने तब देखना जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो हाँ वो सर अच्छे हैं, इतना ही फीडबैक काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं है, नहीं तो आ जाओ मेरा खूब डंका बजाओ, 100 लोगों का डंका बजाओ, तो और सब्जेक्ट को छोड़ दो, उधर से 100 नंबर का एग्जाम दे के आना, 45 लेके आना, मतलब पढ़े थे रोते रहना। हम तो दुआ करते हैं कि बहुत अच्छा करिए, अभी भी सिलेबस को पहचानिए, ठीक है ना, खूब मन लगा कर पढ़िएगा। नेक्स्ट, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का ये तीनों चीज जो आप सीख जाएंगे, समतल का क्या होता है, अवतल का क्या होता है, उत्तल दर्पण का क्या होता है। इसके बाद पूछेगा आवर्धन का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, तो इसका मात्रक होगा, कट जाएगा ये, तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सबको, तो चलते हैं। काल्पनिक के लिए आवर्धन का साइन क्या होगा, प्लस, और वास्तविक के लिए आवर्धन का साइन क्या होगा, माइनस। समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण पर आपतन कोण, समतल दर्पण पर आपतन कोण आई पर आपतित किरण परावर्तन के फलस्वरूप डैश कोण से विचलित हो जाती है, ऐसा समझना है। हाँ तो समझिए, ये देखो एक अभिलंब होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल माने अभिलंब, नॉर्मल माने अभिलंब, जो कि सतह से, किसी भी परावर्तक सतह के सतह से लंबवत खड़ी होगी, उसको बोलेंगे अभिलंब। अब सतह तिरछी कर देंगे, अगर सतह तिरछी कर देंगे तो आपका अभिलंब भी क्या होगा, तिरछा हो जाएगा, ये तो हमेशा 90 ही बनाएगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल। समझ में आता है ना बात, तो ये चीज है, समझ गए ना, अच्छे से समझिएगा। अब है कि इस पर एक, ये तो ठीक है समझ में आ गया। अब इस पर क्या करते हैं, एक आपतन, अब इस पर क्या करते हैं कि एक आपतन कोण को हमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। किरण आपतित हो रही, किरण आपतित हो रही है, किरण आपतित हो रही है, ठीक है, किरण आपतित हो रही है, किरण को मैंने आपतित करा दिया। देखो आपतित को बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट को बोलते हैं आई से। अब ये किरण क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो परावर्तन के नियम से होगी, जितना कोण से आएगा उतने कोण से जाएगा। अब देखो बोला कोण आई पर, कोण आई पर, तो ठीक है इसी को बोल दिया आई, तो ये मत समझ लेना ये नाम था, ये कोण है, ये एंगल आई है, समझ गए। तो ये भी जो होगा कितना से जाएगा, आई से ही जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सोचो कि ये जो ऐसा चला गया, ये तो चला गया, लेकिन अगर दर्पण नहीं होता, दर्पण नहीं होता तो ये तो सीधे आता। ये कॉन्सेप्ट बड़ा लाजवाब है, समझिए। अगर दर्पण नहीं होता तो ये सीधे होता। वास्तविक तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये यदि परावर्तक सतह बीच में नहीं रहते, ये लेपन नहीं करते, तो सीधे निकलता, सीधे निकलता। लेकिन ये क्या हो गया, प्रकाश जो है मुड़ गई है, कितना मुड़ गई है, इतना मुड़ गई है, यहाँ से विचलित होकर के ये यहाँ चली आई, इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। लेकिन जाना था कहाँ, हम तो जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो जाना था सीधे, सीधे जाना था, लेकिन गया नहीं। तो ये कोण निकालना आपको,
ये थीटा कोण निकालना है कि विचलन कोण कितना से विचलित हो गया, आपको निकालिए। आप बताइए आई है, ये आई है, सम्मुख कोण के माध्यम से अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, है कि नहीं, ये भी आई हो जाएगा। अब बताइए ये थीटा निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये पूरा जो कोण होगा, ये जो पूरा कोण होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सीधी रेखा पर कोण कितना होता है 180। मैथ बड़ा लाजवाब है आपका, 180 डिग्री होता है। तो आप देखो कि आई जोड़ थीटा जोड़ आई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। आपको तो यही ना विचलित निकालना है, कितना विचलन हुआ है। तो थीटा बराबर क्या होगा, 180 माइनस 2i, आंसर 3। ठीक है, अच्छे से देखना। नेक्स्ट, प्रकाश गमन कर सकता है कि ठोस में, द्रव में, गैसों में, सभी में, तो ये सब में जाता है। अब बोलेगा सब ठोस, तो बोलेगा सब, तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठोस जो होता है सो एकदम जरूरी नहीं है कि शीशा भी क्या है ठोस है, तो क्या पर ओपेक नहीं होता है, जाता शीशा कलई नहीं करोगे तब तक तो परावर्तित नहीं होगा, कलई नहीं करोगे सीधे घुस जाएगा। तो यही होता है कि सभी में परावर्तित। अलग बात है कि अगर शीशा का अपवर्तनांक होता है 1.5 तो वो अपवर्तनांक कारण थोड़ा मुड़ सकता है, लेकिन गमन तो कर सकता है। तो आंसर लगाना सभी। नेक्स्ट, एक दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सा दर्पण है। अब देखो दर्पण की बात करते हैं, ठीक है ना। दर्पण तो एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण इसको बोलते हैं अवतल, कॉनकेव, एक उत्तल दर्पण होता है, अंदर से कलई करेंगे उसको, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है बाबू। अब बोलो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, यहाँ फोकस लिख दो। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन यहाँ तो कलई किया हुआ तो डॉट से दिखाएंगे, ये एफ है। ये जो पोल होता है, पोल ध्रुव जिसको बोलते हो, ध्रुव से सब दूरी को मापा जाता है। तो यहाँ से दूरी मापोगे तो तुम यहाँ दूरी मापने का देखो दो चीज अंतर हो रहा है। क्या अंतर हो रहा है, तो यहाँ से ध्रुव से हमको इस दिशा में चलना पड़ रहा है और यहाँ ध्रुव से हमको इस दिशा में चलना पड़ रहा है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि इसका कुछ अंतर होगा, दिशा का कोई अंतर होगा तभी चिन्ह बदल रहा है। वास्तव में यही बात होता है कि ये देखो आपतित किरण की दिशा ऐसी है, लेकिन हम जा रहे हैं विपरीत दिशा में, क्योंकि हमको नियम बना दिया है कि ध्रुव से ही चलना है। तो आप विपरीत दिशा में जैसे जाओगे ना तो साइन निगेटिव हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या हो गया, निगेटिव, निगेटिव। और ये देखो आप आपतित किरण भी इसी दिशा में और आपका ये जो दूरी माप रहे हो वो भी उसी दिशा में। तो फोकस दूरी और आपतित किरण दोनों तो एक ही दिशा में हो गया, तो ये आपका एफ पॉजिटिव। हमेशा के लिए याद रख दो कि आपतित किरण की दिशा में तय की गई दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि चिन्ह परिपाटी में साइन कन्वेंशन चैप्टर जब उल्टाओगे रहेगा आपतित किरण की दिशा में तय की गई दूरी पॉजिटिव, आपतित किरण की विपरीत दिशा में तय की गई निगेटिव होती है। बस अभी ये दर्पण हो कि लेंस सब में काम करता है, कॉन्सेप्ट बना के देखो। तो आपको देखो तो दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण में निगेटिव हो गया, उत्तल दर्पण में। तो अगर समतल दर्पण की बात करते तो समतल दर्पण में फोकस तो अनंत होते, तो इसमें क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, समझ में आया बात को। तो यहाँ बोला फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर प्लस है, क्या है 15 सेंटीमीटर प्लस है, नेगेटिव तो दिया नहीं, प्लस नहीं तो कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर की वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है। 5 क्वेश्चन पढ़िएगा, 5 सेंटीमीटर की वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। आप बताओ, उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा किसी भी जगह के लिए छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर बराबर तो नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा 5 सेंटीमीटर से कम बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। समतल दर्पण एक ऐसा है, समतल दर्पण एक ऐसा है समतल दर्पण। अब इसके बीच में एक वस्तु रख दिए, कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कितना बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या पहले 360 बटे आप क्या करिए थीटा कर लीजिए, 360 थीटा बटे। अब देखिए कि आपका प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम संख्या होती है, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा एक विषम संख्या होती है। तो इसमें जो जो प्लस है उसको तो काट ही दीजिए, आंसर तो 11 ही होगा, क्योंकि विषम संख्या को चुन लेना है, आप आंसर तुरंत निकल जाता है। वो तो जो जिस तरह से ले रहा है वैसा बनाएगा, और जो फार्मूला से जाएगा वैसा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम मैनेजमेंट की बात है। तो 360 बटे 30 कर दीजिए, तो काटेगा तो 12 होगा, तो 12 काट कर तुरंत देखेगा हाँ है भाई, लेकिन नहीं, आपको सम संख्या, ये सम संख्या है, इसको विषम बनाने के लिए आप एक घटाइए, आंसर 11 होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 गोलीय दर्पण की फोकस दूरियों का अनुपात 4:3 है। फोकस दूरी देखो, सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो आपका जब फोकस दूरी होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है।
जैसे व्यास और त्रिज्या में है ना सेम, इसी तरह का यहाँ भी है, सेम है। तो आप समझिएगा जो ये आधी होती है, तो यदि मेरा फोकस का जो अनुपात होगा वो आर का भी अनुपात होगा। क्यों सेम अनुपात होगा? क्योंकि बटा 2 तो हमेशा सम में रहना है, इसलिए अगर फोकस दूरी का अनुपात 4/3 है तो वक्रता त्रिज्या अगर निकालोगे तो वक्रता त्रिज्या तो r बराबर 2f होता है, तो निकालोगे r1/r2 बराबर 2f1/2f2। तो आपका 2 क्या हो रहा है? 2 तो आपका कट ही जा रहा है, 2 क्या कट जाता है, f1/f2 कितना है? 4/3। आंसर तो 4/3 ही रहेगा, इसलिए रेशियो नहीं बदलता है इसका, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छे से समझ रहे हो ना? देखो क्या करो ना, अभी आप व्यर्थ समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करो, हम भी नहीं करेंगे, समझ गए ना? आपको हम छोटा छोटा वीडियो बना के देंगे सारा, आप लोग क्या करो, एक बार जरूर पढ़ो, समझे? इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो आपको, इतने बच्चों को अगर रिजल्ट करवाए हैं तो सब जानते हैं, ऐसे नहीं खड़ा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा और उसको देख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना तो अपने गुरुओं का सम्मान करो और उसको देख करके आगे बढ़ो, फॉलो करो ऐसे आदमी को जिन्होंने सफलता दिलाई है, ठीक है ना? हम लोग कभी बकवास नहीं करते, टू द पॉइंट पढ़ा करके। क्यों फ्री खड़े हैं? क्यों 5 लाख का सेटअप लगा के लोगों को चाहते हैं कि कुछ ना कुछ समाज को आगे बढ़ाएं? आपसे पैसा लेते हैं क्या? कुछ नहीं, किताब भी निकाली हो तो मात्र 70-75 रुपए की, एकदम पेपर कॉस्ट से भी कम। समझ में आता है? किताब कितना अवेलेबल है कि हम तो चाहते हैं कि कोई मुझे आकर के बता दे कि हमने क्या कहते हैं गलती लिखा है, हमारे किताब में गलती है, हमारे किताब में कुछ पॉइंट में कमी है या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। किसी की मजाल है, मेरे दोस्त लोग नहीं, वो बहुत पढ़ा रहे हैं हर जगह, इतने टीचर के बीच में रहता हूँ, हम तो सबका फीडबैक लिए हुए हैं, बहुत तारीफ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किताब पढ़ के ही जाना, मैं आपसे अपील करता हूँ, ठीक है ना? चलेंगे। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले ये देखो दर्पण है कि लेंस है, क्वेश्चन बनाने का तरीका। ये गलती बहुत लोग करता है, बहुत आता है। गांव घर का बच्चा सब स्कूल उतना अच्छा से नहीं किया है, स्कूलिंग खराब है। ग्रुप डी में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसकी क्या एजुकेशन होती है मुझे ये पता है, तो कमज़ोर होते हैं क्योंकि वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनका साइंस थोड़ा थोड़ा खराब होता है। तो क्या करोगे? पढ़ोगे, सीखोगे। तो अब इसको आसान भाषा में कैसे समझाएं? सबसे पहले आप ये बात जानते हो कि सर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, अब दर्पण का होता है उसी माइनस लगा देंगे तो लेंस का हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, इसी से काम होना है। अब देखो सवाल दर्पण है कि लेंस है? दर्पण है, उत्तल दर्पण लिखा हुआ, चलो तो इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, है ना? कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, काम खत्म हो गया। अब तुम देख लो, हमने अभी भी एक चीज और बताया, उसको बच्चा प्लीज उसको ध्यान में रखो कि आपतित किरण की दिशा में तय की गई दूरी को आप प्लस लोगे और आपतित किरण की विपरीत दिशा में माइनस लोगे। आपको भरोसा नहीं है ना, तो वो जो आप पढ़ते हो ना, जो यू भी एफ, ये अवतल, ये हमको भी आता है, हमसे ज़्यादा तुम थोड़ी नहीं जानता है, ये हमको भी आता है, लेकिन ये तरीका गलत है समझाने का। सबको देखते हैं कि ये माइनस आप उत्तल दर्पण जो होती है सब भी मतलब प्रतिबिंब हुआ। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाएंगे, काल्पनिक प्लस, ये तुमको वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाता है, इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख देते हैं। अब वास्तविक होगा तो फिर निगेटिव होगा, तो ये काल, समझ में आया ना? काल आप फोकस दूरी अभी बताए थे निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, ये हमको नहीं आता है क्या? आवर्धन जो होगा वास्तविक के लिए प्लस और काल्पनिक के लिए माइनस। और उत्तल दर्पण का आवर्धन तो हमेशा प्लस ही हो क्योंकि काल्पनिक तस्वीर बनाता है। ये चिन्ह परिपाटी हमको भी आता है, समझ गए? लेकिन आप फंस जाइएगा न्यूमेरिकल बनाने में, एकदम छोड़ के आता है बच्चा, समझ गए ना? आपको समझ में आना चाहिए कि सर जी आप ये जो निकला है ना वो कॉन्सेप्ट से निकला है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से निकला। अब देखो इस सवाल लोग कैसे इजीली बनाते हैं। आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो तो अच्छा बात है कि शब्द आपका पॉजिटिव लिख के दिया, निगेटिव नहीं है। निगेटिव तो सीधे कट्टा, क्योंकि निगेटिव का मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाएगा, पॉजिटिव में सब आंसर रहेगा, पॉजिटिव का। निगेटिव होता तुरंत छाट देते। पहली बात ये तय हो गई, समझ में आ गया? अब बात करते सर भी निकालना चाह रहा है, दर्पण से बने भी निकालना चाह रहा है, कोई बात नहीं, भी को निकालेंगे अभी। प्लस u का मान उत्तल दर्पण हो कि अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पण में माइनस के साथ होता है। यहाँ बोला है कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखते हैं वस्तु को। किसको रखे हो? वस्तु को। तो 10 सेंटीमीटर वस्तु को रखो तो वस्तु हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि तो उत्तल दर्पण हो कि अवतल दर्पण हो, वस्तु u तो निगेटिव होगा। तो u का मान निगेटिव में रखिए, कितना? -10। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी,
पॉजिटिव होती है। ये तो सवाल बन गया। लेकिन किसी किसी सवाल में होता है कि दर्पण का नाम ही नहीं देगा, और दर्पण का नाम ही नहीं देगा तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे करेंगे? तो समझ में आना चाहिए ना किस तरफ बोलेगा। दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, दूसरी तरफ बनेगा प्रतिबिंब, तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस में गया। तो समझने पर बात है। इसी का अगर फिगर ड्रॉ करेंगे, उत्तल दर्पण है तो ऐसा फिगर बना लेंगे। बोला दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर ये देखिए वस्तु रख दिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ से आपतित किरण गई। मान लीजिए कि दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना, यहाँ काल्पनिक बना, सीधा बना, प्रतिबिंब यहाँ बन गया। समझिएगा बात को। प्रतिबिंब यहाँ बना, ये आई है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका। सोचिएगा यही यू है, यही भी है। देखो यहाँ पोल से जाएंगे, भी नापने के लिए इधर चल रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव लिए, लेकिन इधर जा रहे हैं तो भी क्या करेंगे? इधर जा रहे हैं तो भी क्या लेंगे? यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। इधर एफ है तो एफ भी तो आप इधर जा रहे हैं ना, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं। ये भी आपतित किरण की दिशा में, जो भी दूरी आपतित किरण की दिशा में मापोगे तो इधर वाला दूरी सब पॉजिटिव, इधर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस। यही ना कॉन्सेप्ट सीखा है। एक बार इस सिखा करके चाहते हैं, ये कोशिश करते हैं कि आपको मतलब सब चीज़ के लिए ठीक हो जाए, चिन्ह परिपाटी का समस्या। चलो खत्म करो बात को। एफ क्या लोगे? 12, प्लस की माइनस? प्लस लेंगे, हो गया। बताइए 12 10 से कटने वाला अगला कौन है जो कट जाएगा? 60 है ना, है जो कट जाएगा। 5 + 6 11/60, 11/60, 11/60। तो भी बराबर क्या हो गया? 60/11, 60/11 हो गया तो 11 × 5 = 55, अब 0.5 5.5 वाला 55 5 0 हो जाएगा। तो अगर चौके 44 4 5.4 वाला आंसर। समझ में आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से करिए। देखो जो सवाल दिक्कत करे ना, जो सवाल समझ में बिल्कुल ना आए, समस्या करे, उसको क्या करो, 1-2 बार समय दो। जब तक समझ, जैसे हम लोग अभी भी पढ़ते हैं यार, हम तो बचपन से लेके अभी मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो क्या लगता है कि हम पढ़ाई छोड़ दिए? पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़ना आपको ज़िंदगी में। सबसे पहली समस्या, पढ़ाई छूट जाओगे तो ज़िंदगी में दूसरा टेंशन बढ़ेगा। इसलिए टेंशन से, अगर विरक्ति से, मतलब अवसाद से दूर होना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है सो अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन संघर्ष का नाम है। आपको हमेशा अवसाद और हमेशा मानसिक विकृति आती रहेगी। इस सबसे मजबूत होने के लिए आपके पास चाहिए डिफ्लेक्टिंग पावर। डिफ्लेक्टिंग पावर बोले तो आपके पास मतलब इग्नोर कितना को तुम रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आपके पास जो निगेटिविटी आती है उसको रिजेक्ट करने का पावर। तो क्या करोगे? सबसे बड़ा अस्त्र है पढ़ाई। आप अभी ये पढ़ाइए, सिलेबस पढ़ रहे हो नौकरी पाने के लिए, बाद में कोई और सिलेबस पढ़ना, पहले बाद में कुछ समाज को शिक्षित करना। इस तरह से आप एक महान आदमी बनने वाले हो। इसीलिए आपको अगर अच्छी सोच के साथ जीवन व्यतीत करना है, विदाउट कोई टेंशन के, सुख शांति से, तो आप किताब को कहीं मत छोड़ना। समझ गए? मेरे पास अभी भी बुक शेल्फ है, पटना में भी 2-3 बुक शेल्फ था, अभी भी बुक शेल्फ है। आज भी मैं बुक शेल्फ ऑर्डर किया हूँ 2-3 दिन पहले, एक बुक शेल्फ और बनेगी मेरी। ठीक है? तो खूब पढ़ाई करिए, जीवन में सार्थक जीवन जीने का कोशिश करिए। तो ये सवाल में कुछ नहीं था, चिन्ह परिपाटी भी हम अच्छे से समझाए हैं, सवाल भी देखो। नेक्स्ट सवाल और आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि दो माध्यम ए एवं बी के एक मिनट रुको, थोड़ा सा आप लोग झेलो मुझे। हाँ हाँ, तो देखो मुझे कोई वीडियो कॉल किया है। मेरा बेटा है मेरे सामने, गुवाहाटी में रहता है अपना निहाल में, और मैं यहाँ पे हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो कॉल कभी भी कर देता है। हेलो बाबू जतिन, पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं बेटा जी, पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो दो माध्यम ए एवं बी के अपवर्तनांक क्रमशः 2 एवं √3 कर लीजिए। ये सवाल है। √3 दो माध्यम ए एवं बी के अपवर्तनांक क्रमशः 2 एवं √3 है। ए से बी में अपवर्तन के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? यही है। तो क्रांतिक कोण पर सवाल आ गया। इससे पहले दर्पण फॉर्मूला आप पढ़े, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया, आवर्धन वगैरह पर, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है। प्रकाश चैप्टर के मामूली प्रश्न आपके सामने रखे गए अपने आप को चेक करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। चलिए, दो माध्यम ए एवं बी के अपवर्तनांक क्रमशः 2 एवं √3 है। ए से बी में अपवर्तन के लिए क्रांतिक कोण। चलो पहले समझो।
ठीक है, तो बात को समझेंगे। एक माध्यम है, इसका ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अभिलंब खींच देना है। अब देखो ये जो लाइन बीचला गया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडिया बोलते हैं। मीडिया बोले तो ये सेपरेटिंग मीडिया होता है, बोले तो दो माध्यम को अलग अलग करने वाली लाइन है। ये लाइन से ऊपर अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम। मीडियम बोले तो क्या, माध्यम अलग, ऊपर हवा नीचे पानी, ऊपर कांच नीचे पानी। यहाँ ये नहीं बताया क्या, ये सीधा बताया है कि आपका जो एक का माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया है 2 है ना, हाँ, एक माध्यम का अपवर्तनांक √3, यही है। गौर से समझिएगा अच्छी तरह से बात को। लेकिन एक चीज बोला आपको, जो क्रांतिक कोण को ही तो आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो पढ़ते हैं इसको क्रांतिक कोण को तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ते हो। क्रांतिक कोण क्या कोण होता है, ऐसा कोण होता है, क्रांतिक कोण ऐसा कोण होता है जिस आपतन कोण के लिए, देखो अभिलंब से आपतित किरण का कोण लेना, ऊपर से लोगे तो गलती हो जाएगा। तो जिस आपतन कोण से, C4 क्रिटिकल यहाँ तक सी लिखो, जिस आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान जो होता है, इधर जो किरण जाएगी, जाती तो सीधे लेकिन वो मुड़ गई है यहाँ पर, तो इसका मान यदि 90 डिग्री होगा अपवर्तन कोण का मान, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, ये ना बोलते हो। तो ये देखो अभिलंब से दूर भागा। अभिलंब से दूर कब भागता है, जब किरण सघन से विरल में जाती है, ना कि विरल से सघन में। सघन से विरल में जाएगी, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो बताओ ये 2 है और √3 का मान होता है 1.732। बताओ गलत मान रखा गया है कि नहीं, बिल्कुल रखा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हम इसको मिटाएंगे। यहाँ तक क्या, क्यों मिटाएं पता है ना, मतलब सघन से विरल में भेजना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा सर 2, इसको करना पड़ेगा, ठीक है, सही लिखे थे √3, समझ में आया ना। तो चलो ये ज्यादा होना चाहिए, सघन से विरल में जब जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। अब समझिएगा, तो अब बताइए क्रांतिक कोण का फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं, sin θc बराबर 1/μ, पढ़े हैं ना, तो समझिएगा बात को। म्यू क्या, ये म्यू सघन है, ये क्या है, म्यू विरल है। उस समय फॉर्मूला बनाने वक्त ऊपर वाले को हवा मान लिए थे, इसलिए 1/μ आप लिखते हो। अच्छे से समझिएगा, sin θc बराबर म्यू विरल का मान देखो क्या है, √3, और म्यू सघन का मान देखो क्या है 2। θc बराबर साइन कितना डिग्री √3 होता है, 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जिसको नहीं समझ में आया उसका मतलब कमजोर विद्यार्थी है। सीधा बात, देखो क्वेश्चन था इजी, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन था इजी, ये √3 है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गए ना, पहले से प्रकाश चैप्टर का। आप समझिए इस चीज को, बोला दो माध्यम A एवं B के अपवर्तनांक क्रमशः 2 एवं √3 है, A से B में अपवर्तन के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, यही पूछा है। तो पूछा है तो क्रांतिक कोण किस में होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ढेरी उदाहरण भी आपको याद रखना चाहिए कि हीरे का चमकना, मेरी मरीचिका का बनना, कांच की परत पर क्रैक होना, और क्या कहते हैं क्या ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का गमन, और भी चीजें हैं। जब क्वेश्चन सामने आकर बात करेंगे। अभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है, सघन से विरल में जाता है। तो सघन बेसी वाला 2 है, छोटा वाला √3 है, तो बेसी वाला 2 हो गया, तो छोटा वाला 1.732। अब ये भी सर हम सिर्फ याद किए हैं sin θ बराबर 1/μ, सिर्फ जो याद किया है sin θ बराबर 1/μ, चल गया तेल लेने के लिए। आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो 1/μ जो लिया है तो 1 इसलिए लिए कि विरल माध्यम का हमने हवा माना, अभी 2 का माध्यम हवा नहीं माना है, अभी कांच दे देता, पानी दे देता। तो ये भी समझना पड़ेगा कि म्यू विरल बटा म्यू सघन। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लेंस को, अवतल दर्पण पहले समझ लीजिए कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। फॉर्मूला प्लस वाला लिख दिए। अब चलिए 6 मीटर फोकस दूरी,
तो चलिए पहले समझ लीजिए, फोकस दूरी अवतल दर्पण का माइनस में होता है, तो -6 लिख दीजिए। कितनी दूरी पर रखा जाए वस्तु को, किसको, फोकस दूरी अवतल दर्पण को लैंप से कितनी दूरी पर रखा जाए कि यह इसका प्रतिबिंब लैंप से, यानी वस्तु क्या है यहाँ, लैंप है, वस्तु क्या है यहाँ, लैंप है, लैंप से कितना दूरी पर रखेंगे, तो चलो ये U पूछ रहा है, तो V का मान होगा, बोलता है कि पर इसका प्रतिबिंब लैंप से 16 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फेंक सके। पर्दा पर कौन प्रतिबिंब बनता हो, पर्दा पर कौन प्रतिबिंब बनता है, पर्दा पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक के लिए V का मान माइनस की निगेटिव, सोचो ना, जो पर्दा पर वाला नॉलेज नहीं रखेगा तो क्या ले जाएगा, ये ले जाएगा। पर्दा पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब उतर सकता है, इसलिए यहाँ पर V का साइन क्या होगा, निगेटिव, वास्तविक का साइन क्या लेगा, निगेटिव, निगेटिव 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 1/-16। पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, 1/U = 1/16 - 1/6। 6 16 का लघुत्तम 32 85 16 6 96 होगा, क्या हो 2 8 3 8 24 48, ठीक है। 3 - 6 8 48 -5/48। ये तो पता ही है कि आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि U का साइन किस में होता है, माइनस में। 5/48 5/48 5/48, तो U बराबर 48/5 माइनस में 5 नमक 45 है, 5 नमक 45 तो 9.6 माइनस में। समझ में आया, समझ गया, तो मतलब ये सब क्वेश्चन बनाएगा तब ना बाबू नौकरी मिलेगा, है ना। तो आप तो आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे, हल्का फुल्का पढ़ करके पूरा एकदम खुश हो गए, सर पूरा तैयारी में है, भैया पढ़ो, पढ़ाई करिए, समझे ना। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f है। देखो क्वेश्चन हमेशा उठाना चाहिए अच्छा। चलो समझो बात को, उत्तल लेंस है ना, तो बनाइए लेंस, लेंस बनाइए। उत्तल लेंस तो इसने होता है हो, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। सुंदर सुंदर कर लो इसको, ये F1, इसको F2 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2F2 कर लेगा क्या, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। 2F2 की नहीं आ रहा है तो वक्रता त्रिज्या, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो, यहाँ से यहाँ R बोलते हो। चलो यहाँ पर 2F1 कर लेगा, इसी को तो C1 बोलो, इसको C2 बोलो। नहीं, फोकस दूरी से दुगुना नहीं होता है, वक्रता त्रिज्या लिख दिए। क्वेश्चन दिखता नहीं, कह रहा है कि दोनों की दूरी 4f। ये वस्तु है, यहाँ वस्तु खड़ा किया और यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो क्या सही बनाए हैं, सोचो ना। अगर नॉलेज होगा ना तो मजा आ जाएगा, नहीं तो तुम लोग, आप जानता है ढोरिया का मंत्र ना, हे मास्टर अच्छा नहीं, हे मास्टर अच्छा नहीं, अरे फतेंगा सब, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, गलती देखो कहाँ की है, इसको उल्टा बनाना चाहिए ना, क्योंकि उत्तल दर्पण के दूसरी तरफ जो प्रतिबिंब बनेगी वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उत्तल लेंस के ये लेंस है, दूसरी तरफ वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना। अब इसी तरफ प्रतिबिंब इस तरफ बनता तो क्या होता, सीधा बनता, छोटा बनता, जो होता है नियम। यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण बात एक ही है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक जैसा प्रतिबिंब बनाएगा, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक जैसा बनाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो क्वेश्चन कहा, किसी वस्तु और उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f है। तो समझो वस्तु यहाँ है, अब प्रतिबिंब यहाँ है, इसकी बीच की दूरी चौगुना दिया फोकस दूरी का, फोकस दूरी का चौगुना, फोकस दूरी का चौगुना, फोकस दूरी का चौगुना। इसका मतलब वस्तु यदि यहाँ रखे हैं C पर, तो प्रतिबिंब भी बना C पर। वस्तु बना वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर।
वस्तु का प्रतिबिंब यदि वक्रता केंद्र पर बनता है तो वस्तु का आकार समान होता है। पढ़े हैं ना कि अगर आप वस्तु को रखोगे वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार के समान बनता है। वस्तु के आकार के समान बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो आकार जो समान लिख दिया, आकार जो समान हो गया, आकार समान हो गया तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा समान है तो। इसका मतलब आवर्धन तो एक हुआ। कैसे धराया आकार समान है? क्योंकि बोला कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f है। ये f है, ये f है, ये f है, ये f है, तो 4f ना हुआ। 4f का नस धरे, सवाल में दिया 4f मतलब 2f उधर 2f इधर, मतलब वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर बना। ओ 4f है, इसका मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर है। अब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आकार क्या होगा, समान होगा। तो नस पकड़े 4f से वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र से आकार समान, आकार समान से आवर्धन कितना हो गया, 1 का। आवर्धन हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आवर्धन होती है। दोनों कट जाएगा रे भाई, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कट गया बराबर 1। आया समझ में? नेक्स्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। देखो एग्जाम में मीटर में भी देगा, एग्जाम में सेंटीमीटर में देगा, जनरली सेंटीमीटर में देगा। और बच्चे ज़्यादा पर कमज़ोर होते हैं ना साइंस में, कुछ कुछ आसान क्वेश्चन भी गलती कर देते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। आपको सेंटीमीटर में देगा तो फार्मूला 100/f लिखना। पावर शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, शक्ति का मात्रक लेंस में क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो शक्ति निकालना होगा तो 100/f लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका सिर्फ सेंटीमीटर में होता है। 100/20 कट गया 5। लेकिन 5 मार दोगे कि -5 मारोगे? हर जगह पर दिमाग लगता है। उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? इस फोकस दूरी जो लिखोगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। अवतल लेंस भाग गया, कहीं मिलेगा हो नहीं, तो डॉट 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 डॉट, ये ना हुआ फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। तो आप देखो तो किधर जा रहे हो, पर आप किधर जा रहे हो, आपतित किरण की दिशा ऐसी, आप फोकस तक ध्रुव से जाओगे ना, फोकस की दिशा ऐसी, तो दोनों उल्टा नहीं हो गया, उल्टा हो गया तो फोकस दूरी क्या हो गया, निगेटिव। अब फोकस दूरी निगेटिव होगा तो यहाँ माइनस ना होगा, हो माइनस से भागा तो -5 ना होगा, -5D। तो आप आंसर तो ये लगाने वाले थे, गलती ना हो जाता। नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक है। अपवर्तनांक म्यू जो होता है, म्यू होता है, ये होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। भी निर्वात, ये भी कुछ खूब क्वेश्चन पूछता है, पकड़ लेना बात को, बाद में नहीं कहना। माध्यम लेमडा निर्वात वैक्यूम बटे लेमडा मीडियम माध्यम। निर्वात में वैक्यूम होता है भाई, इंग्लिश मीडियम छात्र। तो ये देखो तो मीटर प्रति सेकंड या फिर दूरी कटियन जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, मात्रक विमान नहीं होता। नेक्स्ट, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बने? वस्तु कहाँ है, अनंत पे, तो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे। गया 1 नंबर कट के। आपको बोला है कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, घबराना नहीं, घबरा दिए तुम। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति समान होती है।
तो जैसा अवतल दर्पण में फोकस अनंत पर रहता है तो कहाँ बनाता है, फोकस पर, तो उत्तल लेंस भी वो बनाएगा। जिस बच्चे को पता है कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस सेम होता है वो इसका सही आंसर मारेगा। लेकिन अगर पूछ देता तुमको अभी उत्तल दर्पण तो क्या करता, तो आंसर गलत मार का आता। वस्तु के किसी भी स्थान के लिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, मान लो कि उत्तल दर्पण होता, उत्तल दर्पण होता है, अनंत से कुछ भी आएगा, वस्तु किसी भी स्थान के लिए प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। समझ गए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आपको उत्तल लेंस पूछा है, क्या पूछा है आपको, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब कहाँ बनेगा, अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। आंसर फोकस। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको रहता कि मान लो उत्तल दर्पण है तो क्या होता, तो फोकस एवं लेंस के प्रकाश से केंद्र के बीच में आते। समझ गए, तो ये सब चीज है दिक्कत करता है कुछ कुछ। अब वर्तनांक का मान रंगों के तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर क्या होगा, तो आप जानते हो कल भी पढ़ा रहे थे, डेली क्लास करेंगे तब ना, ये रिलेशन होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो घटेगा, उल्टा रिलेशन होता है, वित्त क्रमानुपाती होते हैं। तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा, अपवर्तनांक घटता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर। लेकिन आपका लेमडा आर, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य उच्च होता है, लेमडा भी। समझ में आना चाहिए सब कुछ, समझ गए, ऐसे नहीं निकलता है। किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, क्षमता क्या होगी, तो सेंटीमीटर में है तो 100/f करोगे। किसी लेंस का, दिखता है कोई सवाल ऐसा नहीं, बच्चा जैसा सवाल लगता है, लेकिन है इसमें भी एक पॉइंट है आपका, प्लस है कि माइनस है, 25 सेंटीमीटर प्लस है कि माइनस है, प्लस है। प्लस है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब माइनस होता तो कौन सा होता, अवतल लेंस होता। तो उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का पूछ रहा है भाई, उत्तल लेंस का पावर क्या होगा, प्लस में होगा, 100/f। 100/f क्यों कर रहे हो, जबकि फार्मूला तो होता है p बराबर 1/f। 1/f इसलिए करते 1/f मीटर में होता है, लेकिन यहाँ f सेंटीमीटर में, तो आप मीटर को सेंटीमीटर बदल दो, कोई बात नहीं। 100/f का मान कितना, 25 काट देंगे। 4 डायोप्टर, निगेटिव नहीं लोगे, नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है कि फोकस दूरी प्लस है, माइनस में होता तब ना, तो आंसर कौन होगा। तो आज के क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने 24 सवाल टाइप 1 के समेट के लाए आपके लिए, और मैं कोशिश करा कि बहुत अच्छा सवाल आपको कराऊं। यही एनटीपीसी ग्रुप डी का लेवल है। आपको इसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी सिखा दिए, समतल दर्पण बता दिए, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, सब कुछ बता दिए, और नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे कल के क्लास में, कल के सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा अगर हम चाहते हैं कि आप एग्जाम निकालें। तुम तो जानते हो कि मैं निरंतर मेहनत करते जा रहा हूँ, सिर्फ इसे, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से बहुत पैसा कमाता है ये वो, नहीं यार, उस सबका कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट होगा, आप फोन करोगे, उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। समझ गए, धन्यवाद। प्लीज शेयर कीजिए आप लोग।